के बाद में जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसको सबसे पहले आपने क्या किया, डीकंटामिनेशन पे आपने डाल दिया। डीकंटामिनेशन मतलब होता है कि आपने हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाया, कितना परसेंट, 1%। 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में सीधे डुबो के रख दिया, और वहां के बाद में उसको कितनी देर रख के रखा, 10 मिनट तक 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में हमने डुबा के रखा। फिर आपने क्या किया, उसी के साथ में अभी आपके सफाई कर्मी क्या कर रहे होंगे, आपके वार्ड बॉय क्या कर रहे होंगे, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। अभी वो क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में उसको नल के नीचे ले जाते हैं, थोड़ा साबुन लगाते हैं और हाथ से धुलते हैं। कभी हो सकता है ब्रश अगर हो उनके पास तो वो उसका उपयोग कर लेंगे। ऊपर ऊपर हल्का, केवल चोट न लग जाए किसी इंस्ट्रूमेंट को, ऐसा करके हल्का हल्का सा रगड़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। इससे क्या हो रहा है, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके ऊपर भी आ रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं मानो तो आपके यहाँ पर कभी कैंची को खोल के उसके अंदर की तरफ देख ले, ठीक। तो डीकंटामिनेशन जो होगा वो हम करेंगे क्लोरीन 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना के, या 1% क्लोरीन सॉल्यूशन बना के 10 मिनट के अंदर डुबो के रख देंगे। फिर साफ वाला दूसरा एक इतना का जो एक हमने क्लोरीन सॉल्यूशन वाली बकेट बनाई है, उसी के बाजू में एक और बकेट बना देंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, सर्फ का पानी या सोप वाटर को घोल के रख देंगे, ठीक है। अब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें से उठा के हमने दूसरे वाले उसमें डाल। हाँ जी, पूछिए, कुछ कह रहे हैं या गलती से माइक क्यों ऑन हुआ है? आई थिंक गलती से हुआ है। फिर बगल वाली बाल्टी में साबुन का पानी घोल के रख देंगे। एक बाल्टी में हमने हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना के रखा था, एक डब्बे में हमने हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना के रखा था, उसमें 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना के उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल दिए थे। फिर 10 मिनट निकालने के बाद में उसको बगल वाली बाल्टी में जिसमें साबुन को घोले उसके अंदर डाल देंगे, और ब्रश लेके उसका हर एक पोर्शन, हर एक जगह उसको रगड़ देंगे, रगड़ेंगे मतलब उसको घिस देंगे। जैसे बर्तन मांजते हैं ना, वैसे इंस्ट्रूमेंट मांजेंगे, समझ गए। और फिर इंस्ट्रूमेंट को मांजने के बाद में उसको साफ वाले पानी में धुल लेंगे, फिर उसके बाद में उसको सुखा देंगे। यहाँ पे क्या कहा हमने, क्लीनिंग विद द ब्रश, डिटर्जेंट एंड वाटर। आप ये ध्यान रखना, अक्सर लोग अपना ज्ञान लगा लेते हैं, उसमें ये कहते हैं केवल ये स्ट्रिएशन वाली जगह है ना, हमें उसको ब्रश से रगड़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। जहां सॉलिड गंदगी लगी है ना, इस वाले प्रोसेस का अकेला मतलब ये है कि जो सॉलिड गंदगी लगी है, या कहीं जंग लग गई है, या कोई ब्लड स्टेन रह गया, या टिश्यू का उसमें पोर्शन रह गया है, वो सारी चीजों को निकालने के लिए हम क्लीन ब्रश का और डिटर्जेंट पानी का उपयोग कर रहे हैं, उसमें डुबा के रगड़ रहे हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, आप इसको ड्राई होने देंगे, या तो एयर ड्राई होने दें, या फिर आप स्टेराइल वाले कपड़े से पोंछ दें, लेकिन या कि वो ध्यान रखें कि कपड़ा आपका स्टेराइल हो, है ना। फिर उसके बाद में आप उसको सिंपल जमा के सूखने के बाद जब वो सूख जाएंगे, तो आप दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप उसको रैप करके रख सकते हैं। अब आ गया ऑटोक्लेव वाली बात। अब ऑटोक्लेव में कैसे होगा, या तो आप उसको रैप करके रख सकते हैं, अगर रैप नहीं कर सकते हैं तो आप अनरैप भी रख सकते हैं ड्रम के अंदर। अब ड्रम के अंदर कैसे प्रिपेयर करते हैं, ड्रम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक वो इंडिकेटर टेप आता होगा, जो पहले व्हाइट कलर का होता है, ऑटोक्लेव होने के बाद में उसमें ब्लैक कलर की लाइनें बन जाती है या ब्राउन कलर की लाइनें बन जाती है। उसमें अगर उसको देख के भी इवन ये पता लगाया जा सकता है कि आपके यहाँ पे ऑटोक्लेव की कंडीशन कैसी है। अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे होगा वो। फिर उसमें से एक टुकड़ा काटेंगे और डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द ड्रम, ड्रम के सबसे गहराई वाली जगह पे जहां पर ऑटोक्लेव की संभावना है बहुत कम है, हो सकता है वहां पर कभी वो वेपर्स पहुंचे ही ना, उस जगह पे एक टेप चिपकाएंगे। उसके बाद में सारे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये ड्रम को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, 3/4 भरना है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा स्पेस उसमें रखेंगे जिससे कि अंदर का वेपर सर्कुलेट हो सके, ठीक है। फिर उसको ड्रम को पूरा पैक करेंगे। पैक करने के बाद में ऊपर से एक इंडिकेटर टेप और लगाएंगे, दो इंडिकेटर टेप लगेंगे, एक डीपेस्ट पोर्शन पे लगेगा और एक ऊपर वाले पोर्शन पे लगेगा। फिर उसके बाद में एक लिस्ट चिपकाएंगे, अगर पॉसिबल हो कि हमें पता चल जाए कि इस इंस्ट्रूमेंट के इसके अंदर क्या है, ठीक है। अगर नहीं नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, अपन फिर ऑटोक्लेव कर लेंगे। पॉसिबल हो तो एक लिस्ट उसके ऊपर चिपकाएंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में, या फिर आपको उस नंबर डबला होना चाहिए कि ये ड्रम नंबर 1 है, इस ड्रम नंबर 1 के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपने डाले हैं। जिससे ये, अगर मुझे एक छोटी सी कैंची ढूंढना, कैंची तो आएगी नहीं उसमें, मुझे एक छोटा सा कोई सा इंस्ट्रूमेंट अगर ढूंढना हो तो मुझे सारे ड्रम खोल के नहीं ढूंढना पड़े, इसलिए ये लिस्ट लगाई जाती है कि 1 नंबर ड्रम में क्या क्या है, 2 नंबर में क्या क्या है, 3 नंबर में क्या क्या है। तो उसका रिकॉर्ड आप अपने पास में रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं, और ड्रम के ऊपर केवल पेंट से या ऐसी चीज से जिसको गर्मी के कारण उस पर प्रभाव ना पड़े, ऐसी चीज से उस पर एक नंबर या नंबरिंग कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा कर सकते हैं। फिर जब वो ऑटोक्लेव फिर आप उसके पोर्स खोल देंगे, पोर्स खोलने के बाद में उसको
ऑटोक्लेव के लिए ड्रम को अंदर रख देंगे। अंदर रखने के बाद में ये पहला वाली जगह पे आप पहुंच गए। ऑटोक्लेव 15 एलबीएस प्रेशर, 15 पॉइंट भी बोल सकते हैं, एलबीएस बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही होता है। ये इंच वाला प्रेशर बिल्कुल मत देखना। 15 एलबीएस प्रेशर और 121 डिग्री सेंटीग्रेड का, जब केवल ये याद रखो, बाकी सब अगर याद करोगे तो ये भूल जाओगे। केवल एक ही चीज याद रखना है, 15 एलबीएस प्रेशर और 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी को फ़ारेनहाइट में भी कर लोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, आप केवल एक याद रखेंगे, 15 एलबीएस प्रेशर, 15 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम उसको पहुंचने के बाद में घड़ी में टाइम नोट करेंगे। और जब अगर आपने रैप करके रखे हुए तो 30 मिनट, आपने अनरैप रखे हुए इंस्ट्रूमेंट तो 20 मिनट तक आप उसको रहने देंगे। 20 मिनट या 30 मिनट के बाद में स्विच ऑफ कर देंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को ठंडा होने देंगे, ऑटोक्लेव को। ठंडा होने के बाद में सबसे पहले जैसे ही ड्रम खोलेंगे तो उसको ड्रम को निकाल के ऑटोक्लेव खोलेंगे तो ड्रम निकालेंगे। ड्रम के सबसे पहली काम ये करेंगे कि उसके पोर्स बंद करेंगे। पोर्स बंद करने के बाद में ऊपर वाला इंडिकेटर टेप निकाल के आपके रजिस्टर में निकाल लगा लेंगे कि 1 नंबर में ये इंस्ट्रूमेंट थे, और उसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे उसकी लिस्ट रहेगी। उसके बाद में उसका ऑटोक्लेव किया गया डेट और टाइम रहेगा। इतनी बजे हमने ऑटोक्लेव किया था, इतनी देर, इतने बजे से शुरू करा था, इतने बजे तक खत्म करा था। ये इंस्ट्रूमेंट थे, सारे ऑटोक्लेव हो गए हैं। और इसकी वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट रहेगी 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आप इसको फिर से उस पे रजिस्टर पे डाल देंगे। 3 दिन के बाद में हम इसको, क्योंकि हमने ओपन नहीं करा है, 3 दिन के बाद हम इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, फिर से आपको ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। ठीक। और अगर ओपन कर दिया है तो 24 घंटे के अंदर आपको फिर से उसको ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से क्लियर होगी। कहीं लग रहा हो कि बहुत तेजी में निकल गया तो फिर से रिपीट करवा देंगे। अब एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सवाल पूछूंगा। धीरे धीरे 15 लोग कम हो गए, 100 हो गए थे, अभी 85 बचे। ऑटोक्लेव जो होता है 2-3 तरीके से होता है। स्टरलाइजेशन जो होता है प्रक्रिया, स्टरलाइजेशन और हाई लेवल डिसइंफेक्शन, इसमें अभी डिफरेंस बताऊंगा 2 मिनट बाद। स्टरलाइजेशन जो होता है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। केमिकल स्टरलाइजेशन भी होता है। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है, ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन 2% आप बना के रखो, उसके अंदर किसी भी चीज को 10 घंटे के लिए डुबा के रख दो, और फिर उसके बाद में स्टेराइल वाटर से आप वॉश कर लो। गंदे पानी से, नल के पानी से नहीं धोना है, नहीं तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आप उसको ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में 2% में 10 घंटे के लिए डुबा के रखेंगे तो भी स्टरलाइज हो जाएगा। ऑटोक्लेव अगर आप कर रहे हैं तो 15 एलबीएस प्रेशर, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 मिनट या 20 मिनट के लिए आप करेंगे। उसके बाद में ये दोनों चीजें स्टरलाइजेशन वाली आ जाती है। इसके अलावा हाई लेवल डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है, किसी भी बॉयलर में 20 मिनट तक उबाल के रखने को वो कहेंगे क्या, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। और इसी में केमिकल शॉकिंग, अगर ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन, ये जो यहाँ पर 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन, ये साइडेक्स सॉल्यूशन है, वैसे का वैसे ही साइडेक्स सॉल्यूशन में अगर हमने 20 मिनट के लिए इसको डुबो के रख दिया तो वो हाई लेवल डिसइंफेक्शन जैसा काम करेगा। अब हाई लेवल डिसइंफेक्शन क्या होता है, और ये सारी चीजें अब इसमें देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ये प्रेजेंटेशन छोटा ही है, आज इसी को पढ़ाएंगे, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ेंगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, डिकंटामिनेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है और स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कोई भी स्किन को अगर आप बैक्टीरिया फ्री करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं। और स्किन, हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को आप डिसइंफेक्ट, बैक्टीरिया फ्री करना चाहते हैं, उस जगह पे आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करेंगे। लोकल एप्लीकेशन के तौर पर किया जा सकता है, जैसे क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आता है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनाइड सेवलोन आता है, एक क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश भी आता है, आइडोफोर, आइडोफोर मतलब बीटाडिन होता है, पीसीएमएक्स, पीसीएमएक्स मतलब डेटोल होता है, डेटोल मतलब पैरा क्लोरो मेटा जाइलोटोल, जाइलोनोल। ठीक, तो ये होता है क्या, डेटोल, बीटाडिन, सेवलोन, ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। इसके अलावा भी और भी आते हैं, जैसे अपन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर स्प्रिट, इन सब चीजों से भी अब अपन इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उस स्किन को बैक्टीरिया फ्री करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें एंटीसेप्टिक के उसमें कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, डीकंटामिनेशन किसको कहते हैं, डीकंटामिनेशन मतलब रिड्यूस द नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द मिनिमम और बट नॉट एलिमिनेट ऑल। डीकंटामिनेशन मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की संख्या को ये कम कर देगा लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, है ना, रिड्यूस जरूर कर देगा लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल खत्म नहीं कर पाता है। इसको डीकंटामिनेशन कहते हैं। डिपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, या फिर अभी अपन ने ऊपर इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस में देखा, यहाँ पर
कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए डुबा के रखा था, तो इसका नाम क्या दिया था, डिकंटामिनेशन। डिकंटामिनेशन 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डुबो के रखना, या फिर आपका जो पोछा लगाते हैं उसमें तीसरी वाली बाल्टी में 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है, उससे आपका पोछा लगाना है, ये भी डिकंटामिनेशन में आ जाएगा। इसके बाद में जो चादरों को आप सॉइल लिनन सॉरी इन्फेक्टेड लिनन को आप उसमें डुबो के रख रहे थे, वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये डिकंटामिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। यानी हमने दो चीजें देख ली, एंटीसेप्टिक और डिकंटामिनेशन। एंटीसेप्टिक मतलब स्किन के ऊपर किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सफाई करना, बैक्टीरिया फ्री करना जगह को, उसको हम कहेंगे एंटीसेप्टिक। डिकंटामिनेशन मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम कर देगा, पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट में अभी देख चुके हैं। फिर आ गया डिसइंफेक्शन। ये डिकंटामिनेशन है, ये डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन होता है और लो लेवल डिसइंफेक्शन होता है। अगर बहुत कुछ याद नहीं आए तो केवल एचडीएल एलडीएल याद कर लेना, अगर वो भी नहीं आए तो डिसइंफेक्शन याद कर लेना बस। A chemical agent used to kill the microorganism on inanimate objects such as the instrument and surface। किसी सरफेस या फिर इंस्ट्रूमेंट से किसी बैक्टीरिया वायरस को मारना, वहां से हटाना, उनको साफ करना, इन सारी प्रक्रिया को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। हाई लेवल डिसइंफेक्शन में जो बीमारी पैदा करने वाले ज्यादातर पैथोजन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कुछ एंडोस्पोर, ठीक है, ये सारे हाई लेवल डिसइंफेक्शन में मर जाएंगे। एंडोस्पोर कुछ मर जाते हैं, सारे नहीं मरते हैं हाई लेवल डिसइंफेक्शन में। लो लेवल डिसइंफेक्शन में क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब मर जाते हैं, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया इससे नहीं मरता है, या टीबी का एंडोस्पोर इससे नहीं मरता है। तो इसमें आप कुल मिला के ये बोलेंगे लो लेवल डिसइंफेक्शन में कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब मर जाएंगे, लेकिन स्पोर नहीं मरेंगे। वो उससे कौन मरे, क्या कैसे मरेंगे स्पोर्स, एंडोस्पोर, वो मरेंगे हाई लेवल डिसइंफेक्शन से। उसमें भी कुछ एंडोस्पोर रह जाते हैं जो कि केवल और केवल स्टरलाइजेशन से ही मरेंगे। अब इसका एग्जाम्पल डिसइंफेक्शन का आप देख लीजिए, इसको पढ़ लेना, याद करने की चीज है, एक बार समझा दिया आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लूटाल्डिहाइड या साइडेक्स सॉल्यूशन। फिर लो लेवल डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, फिनाइल से करेंगे या कार्बोलिक एसिड से करेंगे, जो अभी हमने बनाया था कार्बोलिक एसिड, जिससे ओटी टेबल साफ कर रहे थे। बॉइलिंग कर सकते हैं आप 20 मिनट के लिए, हाई लेवल डिसइंफेक्शन के बराबर ही रिजल्ट देता है। उबालना है 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है, सबसे पहले मैं जाके सब किसी भी इमरजेंसी में एक ही चीज देखता हूँ, आपके यहाँ पे प्रतिदिन कितने पेशेंट आए। इसको आपके लेबर रूम में भी देखा जा सकता है, या इमरजेंसी में देखा जा सकता है, या ड्रेसिंग रूम में देखा जा सकता है। आपके यहाँ पे एक दिन में ड्रेसिंग कितनी हुई, वो बोलेगा साहब 20, मैं तो बहुत काम करता हूँ, 20 मैंने देखी ड्रेसिंग करी है। ठीक है, दिखाओ तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, बोलेंगे 4। अच्छा, 4 इंस्ट्रूमेंट से तूने 20 लोगों की ड्रेसिंग कर दी है, और तू कह रहा है तूने बहुत अच्छा काम करा है, वेरी गुड। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, आपके पास में कोई मेरे को इसका वो दे सकता है एक्सप्लेनेशन, ऐसी कंडीशन में क्या करें जब हमारे पास में ऑटोक्लेव करने का या हाई लेवल डिसइंफेक्शन करने का टाइम नहीं है, इस दौरान हम क्या करें। बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या होगा, लो लेवल डिसइंफेक्शन होगा। लेकिन मैंने सुना है कहीं ना कहीं कि बॉइलिंग तो पूरी तरह से बंद है। और कोई कोशिश करना चाहेगा, या मैं आगे बढ़ूं। साइडेक्स सॉल्यूशन में डाल सकते थे। हाँ, साइडेक्स सॉल्यूशन में भी आप बिल्कुल डाल सकते हैं। साइडेक्स सॉल्यूशन में पूरा प्रोसीजर करके और साइडेक्स सॉल्यूशन बना के उसके अंदर डाल सकते हैं। कुल मिला के हमारा मतलब ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमें मेरे को जो समझ में आया वो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दिन भर में एक बार मॉर्निंग में ऑटोक्लेव 100% कंपलसरी है। दिन भर में आपका मतलब देखिए, आइडियली तो क्या करना चाहिए, हर इंस्ट्रूमेंट हर एक उपयोग के बाद में ऑटोक्लेव करना कंपलसरी है, ये नियम कहता है। लेकिन हमारी मजबूरी, अब ये मत कह देना गलती से कि परमार सर ने कहा था कि बॉइल कर सकते हो या साइडेक्स में डाल सकते हो। मैं खुद का बचाव करने के लिए कह रहा हूँ, आप ये बिल्कुल मत कहना कि मैं कह रहा हूँ। मैं आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ केवल। ये प्रॉब्लम हर जगह होगी, इंस्ट्रूमेंट कम होंगे, लोड ज्यादा होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। इसलिए जो मैं अब सिखाना चाहता हूं वो आप समझो। स्टरलाइजेशन दिन में एक बार कम से कम 100% जरूरी है। वैसे तो हर एक उपयोग के बाद में कंपलसरी है, लेकिन अगर हमारे पास में ऐसी कंडीशन हो रही है तो स्टरलाइजेशन आप हर
राउंड के हर पेशेंट करने के बाद में अगर नहीं कर पा रहे हो तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग वाला बिल्कुल अपनाइए। लेकिन अगर आपके पास में लोड ज्यादा है और उसको कम से कम हाई लेवल डिसइंफेक्शन या लो लेवल डिसइंफेक्शन ये तो कर सकते हो। बॉयलर चालू रखो, उसके अंदर डाल दो, उसको उबलने दो। दिन भर में कम से कम कुछ तो बचाव होगा ना, कुछ नहीं करने से तो ये बेटर है ना। मतलब ये दिन में एक बार आप नियम बना लो, एक बार या 2 बार स्टेलाइजेशन करते हैं और बाकी बार में हम हाई लेवल डिसइंफेक्शन करते हैं। या तो हम साइडेक्स सॉल्यूशन में डाल देते हैं, उसको पड़ा रहता है, और जब उपयोग करना होता है उसको निकाल के साफ पानी से धो के। अच्छा, धोना क्यों जरूरी है? आप वैसा का वैसा क्यों नहीं उपयोग कर सकते? क्योंकि साइडेक्स सॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम जो भी प्रक्रिया करेंगे हमारे अंदर वो कोई ना कोई क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक भी कर सकता है, या कोई रिएक्शन करवा सकता है, या पॉइजनस हो सकता है ना। तो इसलिए हम उसको धोना जरूरी है, स्टेराइल वाटर से धोना है, नल के पानी से नहीं धोना है। ठीक है, तो दिन में एक बार हर जगह से, हर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट से कम दिन में एक बार आपको ऑटोक्लेव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को भेजना ही भेजना है। ठीक, और जैसे ही सुबह ऑटोक्लेव होके आ गए उसके बाद में आप रेगुलर उसको इस्तेमाल करें, या तो आप समय अनुसार देख लें, अगर इवनिंग में आप करवा सकते हो तो इवनिंग करवा के ऑटोक्लेव करवा के रख दो, अगले दिन से आप इसको इस्तेमाल कर लो। और फिर जैसे कि लोड बढ़ गया, बहुत सारे पेशेंट आ गए, उसको पूरा इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग कर दिया, डिकंटामिनेशन करके साबुन से धो दिया, साबुन से धोने के बाद में फिर सुखा दिया, और उसके बाद में हम उसको साइड सॉल्यूशन में डाल दो। तो 20 मिनट वो पड़ा रहेगा, तो लो लेवल हाई लेवल डिसइंफेक्शन तो हो ही जाएगा कम से कम, है ना। तो बीमारी मिनिमम फैलेगी। ये नियम नहीं कहता है, लेकिन ये सुविधा अनुसार परिवर्तित किया हुआ चीजें हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोक्लेव करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया मेरे कहने का क्या मतलब था? चलिए, एक दो और पॉइंट बचे हैं बस, और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ गया अपना स्टैंडर्ड मटेरियल और डिसइंफेक्शन और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट ये उसी की बात है जो मैंने अभी समझाई थी, वो सारा पूरा इसमें लिखा हुआ है। इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, स्टेलाइजेशन सच एज द रिक्वायर्ड ऑटोक्लेविंग या केमिकल स्टेलाइजेशन, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं। इसके बाद में ऑटोक्लेव लिनिन और ड्रेसिंग मटेरियल, गाउन, ये सारी चीजें आपको ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव ऑफ द डिलीवरी किट, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजों को आपको ऑटोक्लेव करना है। इसके अंदर बेसिलस, थर्मोफिलस, स्पोर वाला वो आता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर वो आता है, लेबल द स्पोर, तो उससे हम करते हैं। और जो हमारे पास उपलब्ध है वो कौन सा है? वो केमिकल वाला इंडिकेटर है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता वो काफी कॉस्टली आता है, इसलिए हम लोग बायोलॉजिकल इंडिकेटर उपयोग नहीं करते हैं, हम केमिकल इंडिकेटर यूज करते हैं। जो टेप आप ऑटोक्लेव में लगाते हो वो कौन सा केमिकल इंडिकेटर होता है। जैसे उसकी हीट और टेम्परेचर प्रॉपर 121 डिग्री 15 मिनट के लिए 15 एलबीएस प्रेशर के साथ में उस पर पड़ता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये मैं बिल्कुल आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं जहां भी गया था एक जगह मेरे को मिला, उसको मैंने पूरी तरह से फेल करके आया हूँ। मेरे जैसे ही ऑटोक्लेव खोल के देखा, उसकी पूरे ऑटोक्लेव की दीवारों पर इंडिकेटर टेप चिपके हुए थे। इससे मेरे को क्या समझ में आया, और पूरा एक कंटिन्यूअस में, मतलब एक पूरा स्ट्रिप उसने क्या किया है, पूरी दीवार पे चिपका दिया है। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि ये डेली इंडिकेटर टेप इसके ड्रम पे नहीं लगा रही है बंदी, इसने क्या किया है, होशियारी दिखाई है, और इंडिकेटर टेप को पूरे दीवार पे लगा दिया है, और उसको निकालना भूल गई है। या निकाल के उसको क्या करना चाह रही थी, निकाल के वो काट के और रजिस्टर में चिपकाने वाली थी, डेट अलग अलग फर्जी रिकॉर्ड बनाना चाह रही थी, लेकिन वो निकालना भूल गई, या फिर उससे वो निकला नहीं एक बार चिपकने के बाद में। तो पूरे मेरे को समझ में आ गया, उनको मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल में बिल्कुल 0 मार्क्स दे के आया हूँ। ठीक, तो ये बिल्कुल ना करें, आप रेगुलर प्रैक्टिस में ऐसा लाएं, ड्रम को प्रॉपर तरीके से आप इंडिकेटर उस पे लगाएं, एक साथ ऑटोक्लेव करके रजिस्टर में ना चिपकाएं। ये आइडिया, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी नहीं, आइडिया ही नहीं था, हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना भैया। तो आगे बढ़ते हैं। लेनिन और ड्रेसिंग, इन सबको आपको ऑटोक्लेव करने के बाद में यूज करना है। ऑटोक्लेव ऑफ द डिलीवरी किट, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसको करना चाहिए हर 2 महीने 1 महीने में एक बार करना चाहिए, लेकिन काफी कॉस्टली होता है तो हम लोग नहीं करते। केमिकल स्टेलाइजेशन कैसे कर सकते हैं आपको बता ही दिया मैंने, ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन, साइडेक्स सॉल्यूशन में आप उसको डाल के रख देंगे, उसका बना के उसको प्रॉपर डेट की, इस तारीख को बना था, इस तारीख तक चलेगा, और कब उसको चेंज करना है, ये सारी चीज उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक, इंस्ट्रूमेंट, ये समझ में आया मैंने क्या कहा, कि आप जो साइडेक्स सॉल्यूशन बनाते हैं उसका बनाने वाला डेट और उसकी एक्सपायरी डेट आप लिख देंगे,
फिर जब उसको डिस्कार्ड करना होगा तो जितना आपने साइडेक्स सॉल्यूशन बनाया उससे 4 गुना पानी मिलाएंगे और फिर डिस्कार्ड करेंगे, या फिर आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। वो बहुत हाईली एसिडिक या वो कुछ तो होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप मिलाओगे और उसका पीएच जब तक नॉर्मल 7 तक नहीं पहुंच जाता, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेवलॉन उसमें मिलाते हैं, और जैसे पीएच उसका नॉर्मल पहुंच जाता है तब आप उसको बाहर फेंक सकते हैं, ऐसे नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट को जो वो है अपने ऑटोक्लेव के ड्रम को 3/4 तक ही भरना है, पूरा नहीं भरना है, नहीं तो एयर सर्कुलेट नहीं होती है, वेपर सर्कुलेट नहीं होगी और आपका ऑटोक्लेव इफेक्टिव नहीं होगा। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, एक जगह डेट लिखना है, उसके बाद में कब ऑटोक्लेव शुरू किया, उसके बाद में फिनिश कब किया, फिर उसका टेम्परेचर कितना था, फिर प्रेशर कितना था, फिर ऑटोक्लेव के टेप उसके बाजू में चिपकाएंगे। पहले 2 टेप चिपकेंगे, कैसे, एक बाहर जो लगाया था वो और एक इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर लगाया था, ड्रम के अंदर लगाया था वो। और अगर आप स्पोर्ट टेस्ट कर रहे हैं तो वो आप उसमें लिखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर साहब वो लिखना पड़ेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट, इस वाले ड्रम में ड्रम नंबर 1, ड्रम नंबर 2, ड्रम नंबर 3, इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे वो आपको यहाँ लिखना है। एंश्योर द ट्रेसेबिलिटी ऑफ स्टरलाइज पैक, ये सारा रिकॉर्ड आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, खड़ा नहीं चाहिए कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों में मैंने बता ही दिया केमिकल स्टरलाइजेशन कैसा होता है, शॉकिंग, और ये केमिकल स्टरलाइजेशन ऐसा होता है इधर वाला, और ये हीट स्टरलाइजेशन ये वाला होता है। इसमें 2 होते हैं, वेट स्टरलाइजेशन होता है, ड्राई स्टरलाइजेशन होता है। इतना सब याद करोगे तो सब भूल जाओगे। इससे चाहिए है कि 121 डिग्री 15 एलबीएस प्रेशर याद रखो, और अगर किसी को और भी अधिक याद करना हो तो ये प्रेजेंटेशन में भेज दूंगा। ड्राई स्टरलाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं, आग जला के 160 डिग्री सेंटीग्रेड को पे गरम करना है 120 मिनट के लिए, या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गरम करना 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, उसको ड्राई स्टरलाइजेशन कहते हैं। ये लोग हम उपयोग नहीं करते हैं, पहले किया जाता था, अब नहीं करते। इमरजेंसी स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं, 132 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 30 एलबीएस प्रेशर पे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया है और प्रेशर को डबल कर दिया है, उस पे अगर आप 3 मिनट के लिए भी ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो उसको इमरजेंसी स्टरलाइजेशन कहेंगे। ये तीनों स्टरलाइजेशन के प्रकार है, 3 प्रकार से कर सकते हैं। फिर ये चौथा प्रकार ये कि केमिकल स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, 2% ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन में 10 घंटे के लिए किसी भी चीज को डुबो के रखोगे तो उसके सारे बैक्टीरिया, वायरस, उसको सब मर जाएंगे, और उसको क्या कहेंगे कि ये केमिकल स्टरलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ओवन में इसको किया जाता है, शायद ये ओवन में किया करते थे, अब मेरे हिसाब से नहीं करते। आप केवल ये याद रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा उसको कोई, और ये केमिकल दोनों आपको ड्राई स्टरलाइजेशन और इमरजेंसी स्टरलाइजेशन ये सब चीजें नहीं पूछेगा, आप केवल इसको याद रखें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन पहुंच गए हैं। हाँ, फिजिकल लेआउट कैसा होता है, लेआउट के बारे में बहुत सारी जोनिंग की चीजें हैं, ये अगले वाले प्रेजेंटेशन में, कल वाली क्लास में आ जाएगी, आज लेट भी बहुत हो गया है, काफी लोग छोड़ के भी जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है, ये जोनिंग वगैरह सारी चीजें उसमें आ जाएगी। फिर जोनिंग के अलावा एक चीज ये आती है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन तो मैं आपको दे ही दूंगा, ओटी, लेबर रूम, इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको फॉगिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फ्यूमिगेशन या फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, लंबाई नापना है, चौड़ाई नापना है, और उसकी ऊंचाई नापना है फीट में। ठीक है, जैसे 10 फीट लंबा आपका कमरा है, 10 फीट चौड़ा कमरा है, और 10 फीट हाइट उसकी ऊंचाई है, तो 10 × 10 × 10 मतलब 1000, 1000 स्क्वायर क्यूबिक फीट आ गया आपका, क्यूबिक फीट आपका वहां पे एरिया आ जाएगा। ठीक है, और प्रति 1000 में, कहाँ गया, ये रहा, प्रति 1000 क्यूबिक फीट के लिए आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, प्रति 1000 क्यूबिक फीट के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 200 ml पानी डालेंगे और 200 ml सॉल्यूशन डालेंगे, जिस सॉल्यूशन के अंदर 11% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और 1% सिल्वर नाइट्रेट होता है, 0.01% सिल्वर नाइट्रेट होता है, और 800 ml उसमें पानी डालेंगे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 हिस्से हम डालेंगे पानी के, ये रहा, 1 हिस्सा डालेंगे हम हमारे सॉल्यूशन का और 4 हिस्सा डालेंगे हम उसमें पानी। ठीक है, ये एक, अब मुझे कोई कैलकुलेट करके बताए, या फिर मैं ज्यादा समय नहीं है मैं ही कर देता हूँ। अगर हमारा ओटी जो है 4200, यही याद आता है हमेशा, 4200 क्यूबिक फीट का है, तो कितना सॉल्यूशन बनाएंगे हम। 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1 लीटर बना लिया, दूसरे 1000 स्क्वायर फीट के लिए 2 लीटर बना लिया, तीसरे के लिए 3 लीटर, चौथे वाले 1000 क्यूबिक फीट के लिए हमने 4 लीटर बना लिया, और 4200 है तो अब वो 200 का क्या करें, 200 के लिए
1000 स्क्वायर फीट के लिए हम क्या बना रहे थे, 1 लीटर पूरा सॉल्यूशन, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 200 क्यूबिक फीट और बच गया, उसके लिए 200 ml सॉल्यूशन और बनाएंगे, और 200 ml का एक हिस्सा रखेंगे हम लोग सॉल्यूशन का, और 4 हिस्से हम रखेंगे पानी के। समझ गए? समझ में आया या नहीं आया? मतलब उसमें 200 ml में 40 ml हम सॉल्यूशन डालेंगे और 160 ml हम उसमें पानी डालेंगे, तो कुल मिला के 4 लीटर सॉल्यूशन बनेगा पूरा। ठीक है, और 4 लीटर के साथ में 200 के लिए, 200 ml के लिए 200 ml सॉल्यूशन और बनाएंगे। ये अगर नहीं क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर अपन आते हैं क्लीनिंग, ये सारी चीजें BMW वाला अपन ने सबको पता ही है, और भी आगे करेंगे, मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट है। कल इसको आगे अपन यहीं से बढ़ाएंगे, कहाँ से, इस जगह से, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग, या फिर मैं क्या करें, कोई जवाब सर कल देगा? करिए। कल करते हैं सर, जोनिंग वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कब करें, कल करें या आज ही करें? सर कल कल सर कल कल कर कल ना, लेते हैं। ठीक है, कोई हाँ इशू सर, नहीं। अब कल बिल्कुल, कर आप कल मैं यहीं से F5 से कंटिन्यू करूंगा सारी जोनिंग, इसके बाद में फॉगिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें पूरा रिपीट करूंगा, और इसके बाद एक अलग प्रेजेंटेशन रहेगा, वो भी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्लासों की चिंता ना करें, बहुत सारी क्लासें हैं, बस लोगों को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कोशिश मेरी अब ये रहेगी कि रात को 9 बजे ही क्लास रहे। वहां पर आज मेरे से कंफ्यूजन ये हो गया था कि मैं चाहता था कि हमारे सफाई कर्मी सामने मुझे करके दिखाएं, इसलिए, और उसी को मैं 2 बार मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चाह रहा था कि वहीं से हम ऑनलाइन भी हो जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वीडियो वगैरह ठीक से नहीं वीडियो भी और एडजस्ट हो पाया, ऑडियो भी क्लियर नहीं हो रहा था। ऑडियो भी हाँ, क्लियर नहीं था। बिल्कुल ठीक है, तो अपन यहाँ वाली क्लास अपन यही रखेंगे, और वहां पर जो भी सिखाना होगा क्लास 3 क्लास 4 को, वो हम जवाबदारी दे देंगे हमारे स्टाफ को, जो इंचार्ज वगैरह हैं, स्टाफ है, तो वो लोग उनको सिखा देंगे, नहीं होगा तो हम मैं वहां क्लास ले लूंगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल आप रुक सकते हैं, अन्यथा आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। सर हाँ, सर वो साइडेक्स सॉल्यूशन का डिस्कार्ड करने का एक बार और बता दीजिए। साइडेक्स सॉल्यूशन में 2 तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। मेन इशू उसका होता है कि वो हाई पीएच का होता है, मतलब वो एसिडिक, हाईली एसिडिक होता है, उसका पीएच 3-4 के लगभग कुछ होगा, तो वो हाईली एसिडिक है। अगर जिस जगह पे गिरेगा वहां पर ना पूरा बंजर कर देगा, और उस जगह पेड़ वेड़ नहीं उगेगा, मतलब कोई वनस्पति ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इसलिए हम उसको न्यूट्रलाइज करके फेंकते हैं। न्यूट्रलाइज करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। अगर आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो या तो आप उसमें पानी मिला दो, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर उसमें आप बेस मिला दो। एसिड को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें आप बेस मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अपने पास में एक सेवलॉन और आता है सॉल्यूशन, सेवलॉन मिलाकर भी उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो सेवलॉन कम मिलाना पड़ेगा, पानी अगर मिला रहे हो तो जितना सॉल्यूशन है उससे 4-5 गुना 8 गुना पानी आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक, जी सर, ठीक है सर, ओके। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ हाँ, तो फिर से एक्सप्लेन करो। नहीं नहीं सर, हो गया हो गया। हो गया, वेरी गुड। और किसी को कोई सवाल? सर इसको 14 दिन तक यूज कर सकते हैं ना साइडेक्स देखो सॉल्यूशन को? नहीं, एग्जैक्टली देखो, हर सॉल्यूशन 14 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं है। वो अगर दूसरी कंपनी चेंज हो का है, जाता है मुझे सर एक बात कलर। बताओ, कोई कंपनी की एक्सपायरी डेट कितने दिन की होती है, अलग अलग डिपेंड करती है उनके ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। हर सॉल्यूशन जो होता है उसके मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही लिखा रहता है। उसका सॉल्यूशन, वो जो बॉटल आएगी ना, उसके ऊपर लिखा हाँ रहेगा देखा है, कि ये देखा 7 दिन तक वैलिड रहेगा, 14 दिन तक वैलिड रहेगा, मैक्सिमम टाइम 14 दिन वैलिड रहता है। हाँ सर, कलर चेंज हो जाता है उसका तो अपने मैंने। नहीं, अपने यहाँ पे जो आ रहा है ना, वो उसका वो 14 डेज का ही रहता है। हाँ हाँ सर, 14 ठीक है, डेज का। ओके, ओके, थैंक यू सर, आपकी अगर क्लास नहीं, बहुत अगर अच्छी जैसे है। कुछ चीज नहीं समझ में आए ना, तो उसको बोल देनी है, सर हमारी बॉटल पे, जो बॉटल पढ़ लिया करो, मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको एज इट इज हम लोग मानेंगे। हाँ हाँ सर, हम लोग भी फोटो खींच के रख लेते हाँ, हैं। वही पढ़ के बता देना। बोले सर बॉटल। सर अब सब जगह 14 दिन रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखो उसने लिखा 7 दिन है। हाँ सर, ठीक ओके है, सर। और उससे पहले भी कई बार अपन कर देते हैं। किसी का सवाल आया था मेरे पास एक, कि सर उसमें ब्लड ब्लड हो गया और गंदा हो गया वो, तो हम अब क्या करें, चेंज कर दें? चेंज मैंने कर। कहा भाई, तुमने इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग पूरा अगर किया होता तो उसके अंदर खून जाने का सवाल ही नहीं उठता, और सवाल नहीं उठता तो उसके गंदे होने का भी सवाल नहीं उठता।
समझे मेरा क्या कहने का मतलब है? साइडेक्स सॉल्यूशन था, 14 दिन नहीं हुए थे, उससे पहले उनने फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि वो गंदा हो गया था, ब्लड स्टेन आ गए थे या कुछ टिश्यू वगैरह आ गए थे। अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग को प्रॉपर तरीके से अपनाते और उसको प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करते तो फिर ये गंदा होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सवाल या क्लियर है आज यहाँ तक? हाँ सर ठीक है हम सर, मैं बहुत सोच ही रहा था सुदामा, मुझे सोच ही रहा था कि अभी तक तुम्हारा सवाल क्यों नहीं आया, या तो तुमने ज्वाइन नहीं करा या सो गई हो। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, मैं कभी नहीं सोती हाँ हूँ। बोलो बोलो, तुम सवाल पूछो पहले। सर मैं सवाल बहुत करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज सुन नहीं लो। मैं सोच ही रहा था, मेरे मन में आ रहा था कि यार इसका सवाल क्यों नहीं आया अभी तक। पूछो, चलो क्या नहीं पूछो। सर, वो क्लास इन्फेक्शन की थोड़ी क्लियर है ना, इसलिए वो क्या है मेरे का क्वालिटी अरे वाली बुराई नहीं है, मतलब बुराई थोड़ा कर रही कम हूँ है। भैया, तारीफ कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ो, पूछो क्या। नहीं नहीं सर, वो ये आप पीपीटी करेंगे ना शेयर, मतलब हाँ प्रेजेंटेशन, हाँ, सर वही बोल रही बस यही थी सवाल था। हे शेयर करना। भगवान, वो तो मैं हाँ वीडियो शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, और ये पीपीटी भी शेयर करूंगा। किसी ने मेरे पीपीटी पे गोद हाँ। दिया है, रेड रेड मार्क कर दिया है, उसको सजाए मिलेगी, हम्म। तो बाद में सजा देंगे तिवारी जी को। ठीक है, और किसी को कोई हाँ सवाल? सर बस अन्यथा बंद किया जाए। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम, गुड नाइट गुड नाइट, सर। गुड नाइट एवरीवन।